वो अपने पति से जीत गई शायद, मगर उसकी ममता हार गई है। वो अपने पति से जीत गई शायद, मगर उसकी ममता हार गई है। वो हत्यारिन मां तो हो ही नहीं सकती, जिसने अपने हाथों ही अपने बच्चे को मार गई है, अपने बच्चे को मार गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज जो रियल स्टोरी बताने जा रहा हूं वो घटना है बंगलुरु की। 39 साल की एक महिला सूचना सेठ, जो अपने बेटे के साथ बेंगलुरु में रहा करती थी। बहुत ही पढ़ी लिखी महिला, जो अपने ही कंपनी के सीईओ थी। वो विदेशों से पढ़ी हुई थी, कई भाषाओं की जानकार थी। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला होते हुए भी वो महिला ऐसा ऐसा कृत्य कर गई है कि आप सुनेंगे तो कहेंगे कि कोई गंवार औरत भी ऐसा नहीं कर सकती है। वो महिला 5/1/2024 को फ्लाइट का टिकट करती है गोवा जाने के लिए, घूमने जाने के लिए। 6 तारीख को अपने 4 साल के बेटे के साथ गोवा निकलती है और गोवा में जाकर एक होटल में रुकती है। 6, 7, 8 तारीख को करीब 8:30 बजे वो महिला होटल वालों से कहती है कि मुझे आज चेकआउट करना है, अचानक ही मुझे बेंगलुरु जाना पड़ेगा, मेरे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर दो। होटल डिपार्टमेंट के लोग सूचना सेट के लिए एक इनोवा कार का इंतजाम करते हैं, जिसको कोई 30,000 रुपए किराए पर तय होता है। सूचना सेट कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमको अर्जेंट जाना है, 30,000 रुपये मैं दे दूंगी। ड्राइवर आता है। ड्राइवर दरवाजे पर आने के बाद सूचना सेट को सूचना दी जाती है कि गाड़ी आ चुकी है, अब आप जा सकते हैं। सूचना सेट सामान वामान पैक करके अपने बैग के साथ नीचे आती है। रिस्पेक्शन पे चेकआउट करती है और अपना सामान ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी में रख लो। गाड़ी में ड्राइवर अपने इनके बैग को डालता है और इनको लेकर के बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। उस समय ये सारे काम करने में लगभग एक बज गया था। रात को 1 बजे वो महिला, ड्राइवर और ड्राइवर का एक साथी गोवा से बेंगलुरु के लिए निकल जाते हैं। बेंगलुरु जाते जाते 2-3 घंटे के चलने के बाद रास्ते में एक ट्रैफिक मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक मिलने से पुलिस को जानकारी, ड्राइवर पुलिस से जानकारी लेता है कि ये ट्रैफिक आखिर में क्यों है और कब तक हटेगा। पुलिस वाले जानकारी देते हैं कि लगभग 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि सामने एक ट्रक पलट गया है, उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियां लगी हैं और इसी को हटने में करीब 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ड्राइवर आता है और मैडम सूचना सेट से कहता है कि मैडम, जो ट्रैफिक लगा है, कम से कम हम लोग को 5 घंटा रुकना पड़ेगा। मैडम कहती है कि अगर कोई बात नहीं, हम लोग रुकेंगे। तो मैडम को, आप अगर अर्जेंट आपको जाना है बेंगलुरु, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से मैं गाड़ी कर लेता हूँ और आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। आप मॉर्निंग में फ्लाइट ले लीजिएगा और चले जाइएगा, मॉर्निंग फ्लाइट। तो मैडम बोलती है कि नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे, बाई रोड ही हम लोग चलेंगे। ये बात ड्राइवर कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम रुक जाते हैं। 3, साढ़े 3, 4 घंटे के बाद कहीं ट्रैफिक खुलता है और फिर वहां से वो लोग बेंगलुरु के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद इस होटल, सूचना से जिस होटल में रुकी थी, गोवा के होटल में जिस कमरे में ठहरी थी, सुबह में सफाई कर्मी अक्सर चेकआउट होने के बाद रूम खाली होता है तो कोई ना कोई सफाई करने के लिए उसमें आता है, ताकि दूसरा कोई गेस्ट आए तो उसमें ठहरे। इसके लिए सफाई करने के लिए सफाई कर्मी जब अंदर जाता है तो देखता है कि कमरे में, सूचना सेट जिसमें ठहरी थी, उस कमरे में ब्लड के कुछ कतरे गिरे हुए थे। उस कतरे को देखकर सफाई कर्मी होटल डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोलता है कि यहाँ कुछ उस कमरे में ब्लड के कुछ निशान मिले हैं, ब्लड गिरा हुआ है। तो मैनेजर जो है बोलता है कि ब्लड गिरा हुआ है, तो अपने किसी स्टाफ को भेजता है कि जाके देख लो, ये बात सच है क्या। तो जाके देखता है, बोलता है हाँ सर, बात सच है। तो फिर वो मैनेजर पुलिस को फोन कर देता है। गोवा पुलिस वहां आती है। देखने के बाद वो लोग भी मौके वारदात पे जाते हैं, रूम में जाकर के ब्लड चेक करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि इसमें कौन ठहरा था।
मैनेजर बताता है कि इसमें सूचना सेठ नाम की, उनका पूरा डिटेल दिया जाता है सूचना सेठ का, कि वो अपने बच्चे के साथ 4 साल के बच्चे के साथ आई थी और 2-3 दिन रुकी हैं और उसके बाद जो अचानक जो है रात को निकलने लगी, कहने लगी बहुत ज़रूरी है, हमको जाना है। और उनके साथ कोई 4 साल का जो बच्चा आया तो था, लेकिन उनके साथ गया नहीं, वो अकेली अपने बैग के साथ निकली हैं। पुलिस को इस बात पे थोड़ा-सा बहुत वो होता है, पुलिस उनके नंबर पे वो करती है, लेकिन पुलिस डिटेल देते हैं, पुलिस सूचना सेठ के नंबर पे फ़ोन करती है, मगर सूचना सेठ का फ़ोन लगता नहीं। अब फ़ोन नहीं लगने की वजह से पुलिस कहती है कि इनके साथ जो ड्राइवर गया है, उसका नंबर आपके पास है? तो मैनेजर बताता है कि वो होटल डिपार्टमेंट के लोग ही उसको बुक किए थे, जिनके होटल के पास उसका नंबर था। उसको नंबर दिया जाता है ड्राइवर का। ड्राइवर वो नंबर पे फ़ोन पुलिस करती है। ड्राइवर डिसूजा फ़ोन उठाता है। पुलिस कहती है कि मैं गोवा पुलिस बोल रही हूँ। गोवा पुलिस बोलती है, मैडम से बात करवाओ, जो आपके साथ जा रही हैं। डिसूजा मैडम को फ़ोन देता है, मैडम बोलती हैं, मैडम से बात होती है तो मैडम पुलिस बोलती है कि मैं अ, गोवा पुलिस हम बोल रहे हैं। मैडम जिस रूम में आप ठहरी थी उसमें कुछ ब्लड गिरा हुआ है। मैडम बोलती है कि हम जिस रूम में ठहरे थे उसमें मेरा पीरियड आ गया था, इसकी वजह से वो ब्लड कुछ गिर गए थे, वो और कोई बात नहीं है। पुलिस कुछ देर के बाद फिर कहती है कि मैडम आपके साथ एक 4 साल का बच्चा आया था और आप जब गई हैं तो अकेले गई हैं, वो बच्चा कहाँ है? मैडम निसंकोच बोलती है कि वो बच्चा मेरा बेटा था और मैं एक गोवा में ही एक रिलेशन के यहाँ उसको छोड़ कर आई हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो उसको लेकर जाऊँगी और कोई बात नहीं है। फ़ोन कट जाता है, उसके बाद पुलिस फिर ड्राइवर डिसूजा गाड़ी आगे बढ़ाता है, धीरे-धीरे गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। कुछ दूरी पे जाने के बाद फिर गोवा पुलिस का फ़ोन आता है डिसूजा के नंबर पर। डिसूजा से फिर कहा जाता है कि डिसूजा ड्राइवर थोड़ा अपनी मैडम सूचना सेठ से बात कराओ। फिर मैडम से बात होती है, गोवा पुलिस बताती है कि आप जिस पते पर बच्चे को छोड़कर आई हैं, वो पता हमें दे दीजिए। मैडम सूचना एक पता नोट करवाती है। पुलिस उस पते पर अपने सिपाही को भेजकर पता करवाती है कि इस पते पर कोई बच्चा ठहरा है, लेकिन वो पता और नाम दोनों गलत मिलता है, एड्रेस गलत था। ये सूचना मिलने के बाद पुलिस को इस बात पे शक होता है कि आखिर ये महिला हमसे झूठ क्यों बोल रही है, इसने पता क्यों गलत दिया। इस बात पे पुलिस का शक गहराता है। पुलिस फिर थोड़ी देर के बाद फिर डिसूजा को फोन करती है और कहती है कि आप इस सूचना सेठ को हमारी आपकी जो बातें हो रही हैं सूचना सेठ को नहीं बताना है। आप हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए और सूचना सेठ को इस बात का पता न चले और हम जैसा आपसे कह रहे हैं वैसा करिए। पुलिस बोलती है डिसूजा को कि आगे जो भी पुलिस स्टेशन मिले आप गाड़ी को वहां रोक दो और वहां अधिकारी जो भी वहां बैठा मिले उससे हमारी बात करवा दो। डिसूजा ऐसा ही करता है। कुछ दूरी पे जाने के बाद वो आगे गाड़ी रोकता है और बाथरूम के बहाने एक किसी अ, गाड़ी रोककर एक गार्ड से पूछता है यहाँ आगे कोई पुलिस स्टेशन है। वो बताता है कि ये आप जो चल रहे हैं ये चित्रदुर्ग में एक पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन आपको यहाँ से 500 मीटर दूर मिलेगा। आई मंगला पुलिस स्टेशन उस पुलिस स्टेशन का नाम है जो कि 500 मीटर की दूरी पर है। ड्राइवर फिर आता है, गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाता हुआ उस पुलिस स्टेशन की तलाश में निकल जाता है और गाड़ी ठीक पुलिस स्टेशन के अंदर गेट के अंदर घुसा देता है ले जाकर और उसमें बैठे अधिकारी से जो भी उस समय ड्यूटी में था उससे गोवा पुलिस की बात करवा देता है। गोवा पुलिस बताती है उस अधिकारी से कि इस मैडम कुछ हमको संदिग्ध लग रही है, आप उसकी तलाशी ले लीजिए और उसके लिए हुए सामान की तलाशी ले लीजिए क्योंकि मुझे उस पर कुछ डाउट हो रहा है। अगर आपको कोई संदिग्ध चीज मिलती है तो उस मैडम को अपने अंडर में रखिए, हम आप यहाँ से पुलिस अपनी भेजेंगे। ये बात हो जाने के बाद वहां की पुलिस तुरंत जो है वहां का अधिकारी मैडम को गाड़ी से बाहर निकालता है, उनसे कुछ पूछताछ करता है
उसके बाद उनके बैग को निकालने की बात होती है। विष्णु जब बैग गाड़ी डिग्गी खोलकर बैग निकालता है, बैग से जब बैग को खोला जाता है और उसमें से कपड़े निकाले जाते हैं। कपड़े के बाद नीचे एक खिलौना रखा रहता है, खिलौने के बाद फिर कपड़े रखे रहते हैं। 3 तह के बाद बच्चा जो है, वो 4 साल का जो मैडम का बच्चा था, उस अटैची के अंदर बंद मिलता है। ये देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं और सारे लोग ये कहने लगते हैं ये क्या है। उससे पूछा जाता है तो बताती है कि ये मेरा बेटा है, पता नहीं क्या हो गया था होटल में, इसलिए मैं उसको अपने साथ लेके जा रही हूँ, मैंने इसका कुछ नहीं किया है। वो बताती है, पुलिस अपने अंडर रखती है। फिर गोवा पुलिस वहां पहुंचती है। गोवा पुलिस के पहुंचने के बाद पुलिस सूचना सेठ को अपने गाड़ी में बिठाती है और साथ में बच्चे की लाश और वेंकटेश ड्राइवर की गाड़ी भी साथ में चलती है। सारे लोग लेकर के वहां से निकलते हैं। रास्ते में पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है सूचना सेठ से। सूचना सेठ बताती है कि मैं अपने बच्चे को वहां घुमाने के लिए गई थी। हमारे पति से झगड़ा चल रहा है, पुलिस में केस चल रहा है तलाक के लिए। करीब 2 साल से केस चलने के बाद भी अभी तक हमारा पति के साथ तलाक नहीं हुआ है। हमारा पति बार बार इस बच्चे से मिलने के लिए कोर्ट में अपील कर रहा है। कोर्ट ने आदेश भी दे दिया था हमको कि बच्चे को वेंकटेश रमन यानी बच्चे के पिता और सूचना सेठ का पति वेंकटेश रमन, जो कि एक कंपनी में काम करते हैं, और वो इनसे दूर रहना चाहते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच जो है झगड़ा चल रहा है। बेटे को दोनों लोग प्यार करते हैं, दोनों लोग बच्चे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से बच्चा जब तक बड़ा नहीं है तब तक मां के अंडर में रहने का अधिकार है। इस वजह से पति वेंकटेश परेशान रहा करता था और कोर्ट में उसने डाला कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं। कोर्ट ने आदेश दिया कि आप हफ्ते में एक बार संडे को बच्चे से मिल सकते हैं। 2-3 बार वर्चुअली मिला वेंकटेश अपने बेटे से, लेकिन उसका जी चाहा कि मैं बच्चे से सामने से जाकर के मिलूंगा। इस बात पर सूचना सेठ को ऐतराज होने लगा। सूचना सेठ कहने लगी कि मैं तुमको नहीं मिलने दूंगी अपने बच्चे से, बच्चे को मैं पालती हूँ, पोसती हूँ, सब करती हूँ। जबकि कोर्ट में सूचना सेठ ने ये डाल रखा था कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। कोर्ट के आदेश पर मैडम सूचना सेठ को 20,000 रुपए वेंकटेश रमन गुजारा भत्ता भी देता था, जिससे कि बच्चे का पालन पोषण हो। सूचना सेठ ने दायर किया था कि मुझे 60,000 रुपए इससे गुजारा भत्ता चाहिए, लेकिन कोर्ट ने 20,000 रुपए लागू किया था, जो कि वेंकटेश हर महीने सूचना सेठ को देता था। सूचना सेठ इस बात पर भी थोड़ा सा भी नरम नहीं होती थी कि मेरा पति मुझे 20,000 रुपए महीने देता है बच्चे के खर्च के लिए, फिर भी वो मिलने के लिए उसको तकलीफ होती थी कि ये मेरे बेटे से न मिले, क्योंकि वो मिल करके बहुत खुश होता था। वेंकटेश अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और बच्चे से बार बार मिलने के उसका जी चाहता था, लेकिन सूचना को ये बात पसंद नहीं आती थी। इसलिए जो 5-6 तारीख को जो निकली थी सूचना से गोवा के लिए, उस दिन वो अपने पति के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज की थी कि आ करके आज, इसलिए कि वो संडे का दिन था। वो बोली थी कि आज आकर के अपने बच्चे से मिल लो, मगर वो मैसेज पढ़ करके वेंकटेश रमन उसके घर पहुंचा था और मैडम सूचना सेठ अपने बच्चे को लेकर गोवा के लिए निकल चुकी थी। वहां जाकर के 2-3 घंटे इंतजार भी किया, फोन कर नहीं सकता था क्योंकि इनपे फोन पे कभी बात नहीं होती है। जो भी बात होती थी सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के द्वारा ही इनसे बात हुई करती थी। और वो उस दिन उसके बाद जब वो मुलाकात नहीं हो पाई तो वेंकटेश रमन को बाहर जाना था, विदेश जाना था अपने कंपनी के काम से, वो बाहर निकल गए थे। उस बीच में सूचना सेठ गोवा से सोची कि अगर मैं यहां से जाऊंगी तो शायद वेंकटेश रमन, कोर्ट का आदेश है ही है, 2 बार 3 बार उसको मना कर चुकी हूँ, मिलने नहीं दे चुकी हूँ, शायद कोर्ट मुझ पे कोई कार्रवाई कर दे। इसलिए वो चाहती थी कि बच्चे से अगर बच्चा जिंदा रहेगा तो शायद मेरा पति इससे मिल लेगा और बहुत खुश होगा। इसलिए उसने बच्चे को गला दबा करके हॉस्पिटल में ही मार दिया, होटल में ही मार दिया। क्योंकि इस बात को सूचना सेठ ने कभी भी मंजूर नहीं किया कि मैंने बच्चे को मारा है।
लेकिन पुलिस का ये कहना है, अभी तक की जो बातें हुई हैं, बच्चे का अंतिम संस्कार भी हो चुका है और बच्चे का अंतिम संस्कार उसके पिताजी आए हैं 2 दिन के बाद, वहां से उनको पता चला तो वो आए, अपने हाथों में संस्कार किया। तो पुलिस के जानकारी के अनुसार सूचना सेट अभी तक मंजूर एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि बच्चे को उसने मारा है। सिर्फ उसका यही कहना है कि मैंने बच्चे को नहीं मारा है, बच्चा खाया पिया मेरे साथ सोया था, लेकिन अचानक जो है वो कुछ बोल चाल नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तबीयत इसकी खराब है। तो पुलिस ने कहा कि मैडम आपने पुलिस अगर बच्चे की तबीयत खराब थी तो डॉक्टरों को फोन क्यों नहीं किया? इस बात पे वो कहती है कि मैं सोची कि बिना मतलब का शोर शराबा होगा, इसलिए मैंने चाहा कि नहीं इसकी कुछ बताना नहीं है, चुपचाप से यहाँ निकल चलती हूँ अपने घर के लिए, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। पुलिस अभी तक उसको टॉर्चर कर रही है, लेकिन कुछ भी बताने के लिए सूचना से तैयार नहीं है और सिर्फ यही कहना है कि मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा है। दोस्तों, सूचना से नफरत के इस बड़े उसने लोगों की बच्चे की जान ले ली है। सूचना से दूर देश लेकर भी चली जाती और अपने पति को कभी भी बच्चे से न मिलने देती, वो उसकी मर्जी थी। लेकिन उसने बच्चे को मारकर एक माँ होने का जो कर्तव्य है उसको नहीं निभाया है, बल्कि उसने ऐसा कृत्य किया है कि माँ के नाम को ही बदनाम कर दिया है। हर कोई आज उसे एक मतलब ऐसी नजर से देख रहा है कि कोई भी माँ ऐसा कर नहीं सकती है, वो माँ हो ही नहीं सकती। दोस्तों, नफरत और प्यार के बीच उस मासूम बच्चे की जान गई है। उसमें उस मासूम की कोई मतलब गलती नहीं है। उसने अभी दुनिया देखी ही नहीं, अपने माँ बाप का प्यार भी बढ़िया से नहीं पाया, बेचारा दुनिया से चला गया। ये गलती किसकी है? उस पढ़ी लिखी महिला की है जिसने वो ऐसा गंवारों जैसा काम की है कि दुनिया उसके ऊपर आज थूक रही है। कुछ भी करने से पहले इंसान को एक बार सोचना चाहिए, मैं जो करने जा रहा हूं इसका अंजाम क्या होगा, इससे हमारा नुकसान क्या होगा, इससे हमारा फायदा क्या होगा। वो अपने पति के नफरत में इस कदर खो गई थी, उसने अपने मासूम बच्चे की जान, अपने जिगर के टुकड़े को ही कुर्बान कर दिया। ये ऐसा करने वाले आज के डेट में पता नहीं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कि जहां भी देखिए खून खराबा, माँ बहन को, बहन बाप को, मम्मी पापा को, डैडी बेटे को, किसी के साथ किसी का दुराचार हो रहा है, किसी की हत्या कोई भी कर दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा समाज आज के डेट में कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। जो जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, लेकिन इनके अंदर मानवता नाम की चीज खत्म होती जा रही है। दोस्तों, मेरा ये संदेश है इस समाज को जागरूक करने के लिए ही है कि ऐसा करने से पहले कभी सोचें। अब उस सूचना सेठ की जिंदगी पूरी सलाखों के पीछे कटेगी। मासूम बेचारा बच्चा तो रहा नहीं, उसका पिता भी अब उस चीज को कभी याद करके रोएगा कि मेरा एक बेटा था, मेरी गलतियों की वजह से, मेरी बीवी की गलतियों की वजह से उसकी जान चली गई। इस बात में किसी भी शर्त पर, किसी भी समय ये सूचना सेठ को सत्य क्या सामना करना ही पड़ेगा, उसे मंजूर करना ही पड़ेगा कि मैंने अपने बेटे को मारा है। पुलिस अपना काम कर रही है, काफी छानबीन हो रही है, लास्ट में जाकर के सूचना सेठ को सजा मिलेगी मिलेगी, उसके कृत्य की सजा उसको मिलेगी, उसे भी अफसोस होगा कि मैंने ये क्या कर दिया। इसलिए कुछ भी करने से पहले कई बार सोचना चाहिए और गलत फैसला कभी नहीं लेना चाहिए। अगर जिंदगी में खुश रहना है, कोई और खुश है तो खुश रहे, हमें आपको हक नहीं है कि हम उसको दुखी करें। इसलिए कभी भी सत्य की जीत होती है। सत्य में जय।